आज हम समाज विज्ञान कक्षा 10 आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और आपने देखा होगा प्रत्येक वर्ष बोर्ड में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न होता है। तो आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले चर्चा के जो मुख्य बिंदु होंगे उसमें वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं, और विदेशी व्यापार जिसमें उदारीकरण और निजीकरण, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, और वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और सारांश अंत में अभ्यास प्रश्न आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको हम इसके 3 जो हैं पार्ट होते हैं। एक हम ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में जानते हैं, दूसरा एक ग्लोबल विलेज के रूप में, और तीसरा है ग्लोबल कल्चर के रूप में। तो सामान्य अर्थ में हम यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी का अर्थ क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, इसे हम ग्लोबल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। वे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण संभव हुआ? सबसे पहले प्रौद्योगिकी है, इसको हम टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, टेक्नोलॉजी के रूप में। और दूसरा है जो परिवहन के साधन है, संचार क्रांति है, प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, उदारवादी नीतियां हैं। इनकी वजह से वैश्वीकरण संभव हो पाए। बिना प्रौद्योगिकी के विश्व में व्यापार करना संभव नहीं है। तकनीक के द्वारा ही हम कई चीजें विकसित कर पाए हैं और जिसकी मदद से वैश्वीकरण संभव हो पाया है। यानी कि 2 देशों के मध्य होने वाली वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। उदारीकरण का अर्थ है जो किसी भी देश की जो पॉलिसी होती है, आर्थिक नीति होती है, उसमें कुछ जो नियम होते हैं उनमें ढील देना, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। उदारीकरण में सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। अक्टूबर 1947 को विश्व के अनेक देशों ने गेट नामक एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, और तब से लेकर दिसंबर 1994 तक गेट के अंतर्गत वार्ताओं के अभी तक 8 दौर संपन्न हुए। और गेट का जो 8वां दौर था वह बहुचर्चित और विवादास्पद रहा, क्योंकि इसमें वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं और जो बौद्धिक संपदाओं आदि के को सम्मिलित किए जाने के लिए विकसित देशों की ओर से काफी दबाव पड़ा। अंततः 15 अप्रैल 1995 को मराकश, जिसे मोरक्को कहते हैं, वहां पे एक समझौता होता है जिसके द्वारा नए विषयों को भी विश्व व्यापार के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया और विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की अनुशंसा की गई। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
गेट के स्थान पर लाने के लिए इसका जो है इसकी स्थापना की गई विश्व व्यापार संगठन की, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो कार्य हैं मुख्य रूप से जो विश्व व्यापार संगठन है वह विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। दूसरा है व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। और तीसरा है विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करता है। और पांचवा है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक से जो है सहयोग स्थापित करता है। इसमें टैरिफ एंड ट्रेड आप देख रहे होंगे, प्रशुल्क एवं व्यापार एक शब्द आया है, कभी कभी पूछा जाता है। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ जो है कोई देश अपने यहाँ पे जो पॉलिसी होती है, अपनी नीति होती है, उसमें जो है सीमा शुल्क, आयात पर प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क, इन सभी को जो है उसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसको हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो मुख्य उद्देश्य है, किसी देश को अपने व्यापार भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इससे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहला तो ये। दूसरा है व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से ये एक है। व्यापार बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क, टैरिफ या आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क आदि इन बाधाओं को शामिल इसमें किया गया है। तीसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाए। और चौथा है इसके समझौते सदस्यों को न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य एवं ग्रह के स्वास्थ्य के संरक्षण के उपाय करने की अनुमति यह देता है। अब वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है? इसके अनुकूल प्रभाव है, उत्पादों पर प्रभाव पड़ता है, निवेशकों पर इसका प्रभाव पड़ता है, भारतीय कंपनियों पर इसका प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल प्रभाव भी इसके होते हैं, प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और श्रमिक बेरोजगार हुए। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। दूसरा प्रतिकूल प्रभाव है, आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित के समान होती जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां। प्रश्न आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं जो एक से अधिक, एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व बनाए रखती है। तो इसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। आज आप देख रहे होंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां के रूप में बहुत सारी कंपनियां विश्व में काम करती हैं। जैसे हमारे यहाँ कंपनी टाटा सुमो है, आदित्य बिरला है, अशोक लेलैंड है, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, जोमाटो, अपोलो टायर्स, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, हल्दीराम, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो, अन्य। ये जो है हमारी भारतीय कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में विश्व में कार्य कर रही है। अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट आपने देख सुना होगा, गूगल तो आप जानते ही हैं, एप्पल है, अमेजन है, ये सारी कंपनियां अमेरिका की, नेस्ले स्विट्जरलैंड की, सैमसंग और LG जो है दक्षिण कोरिया की हैं, होंडा टोयोटा जापान के, वोडाफोन इंग्लैंड के। इस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियां अलग अलग स्थान में काम कर रही है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, विदेशी व्यापार से आप क्या फायदे हैं?
और इस तीसरा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आपकी आवश्यकता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।